नमस्कार बच्चों, आप सबका अशोकादा एग्जाम गुरु पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर आपका हिंदी विषय पूछा जाता है तो सबसे पहला टॉपिक आप सबको हिंदी का सामान्य परिचय पढ़ना होता है। बच्चों, अगर हिंदी के सामान्य परिचय की हम लोग बात करें तो क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर हम लोग को? हिंदी का विकास किस तरह से होता है, हिंदी का विकास किस भाषा से होते हुए गुजरता है या किन किन भाषाओं से होते हुए गुजरता है, हिंदी की जननी कौन है, हिंदी की आदि जननी कौन है, हिंदी शब्द आपका किस भाषा का शब्द है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे करके हुई है, और इसके बाद अगर हम बच्चों बात करें तो आपका हिंदी को संवैधानिक दर्जा किस रूप में दिया गया, राष्ट्रभाषा के रूप में दिया गया या फिर राजभाषा के रूप में दिया गया, और कब उसको दर्जा संवैधानिक दर्जा मिला है। ठीक है, किस अनुच्छेद में हिंदी के बारे में बात करी गई है, किस अनुसूची में हिंदी के बारे में बात करी गई है, किस भाग में हिंदी के बारे में बात करी गई है। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम बहुत शानदार ढंग से टू द पॉइंट कवर करेंगे, कम समय में अधिक पढ़ेंगे और वो पढ़ रहे होंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा होता है बच्चों। तो बच्चों, क्या क्लास को स्टार्ट किया जाए? तो हम बच्चों क्लास को बिना देर के स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें सबसे पहले हिंदी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हिंदी शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें आपसे, सबसे पहला प्रश्न आपका ये पूछा जाता है कि हिंदी जो शब्द है बच्चों वो किस भाषा का शब्द है। तो बच्चों याद रखेंगे, हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, तो इसको याद रखेंगे बच्चों। ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अगर आपका मान लीजिए फारसी ना लिखा होगा तो हो सकता है आपका ईरानी मिल जाए। ठीक है, तो आप ईरानी ऑप्शन टिक कर रहे होंगे। मोस्टली आपका फारसी ही एग्जाम में देखने को मिला है। बात क्लियर है? तो बहुत छोटी सी बात, हर एक बच्चा समझ पाया होगा कि जो हिंदी है वो किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है बच्चों। ठीक है, अब अगर बच्चों हम आगे की बात करें तो ये फारसी भाषा का शब्द कैसे है ना, और इस हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे करके हुई है। तो प्राचीन भारत में अगर हम बात करें, मान लीजिए मैं थोड़ा सा भारत का एक मैप बनाने की कोशिश करता हूं बच्चों। ये भारत का मैप मैंने बनाने की कोशिश करी बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से भारत का मैप बन रहा है। तो ये उत्तर साइड का भाग है और इधर आपका ये पश्चिम साइड का भाग है। तो यहाँ कहीं से बच्चों आपका भारत के अंदर से होते हुए गुजरती है आपकी कौन सी एक नदी गुजरती है, सिंधु नदी होते हुए गुजरती है। ठीक है, सिंधु नदी यहाँ से होते हुए गुजरती है बच्चों। तो प्राचीन भारत में जब ईरानी लोग भारत आया करते थे, ईरानी लोग भारत आया करते थे तो उनको सिंधु नदी से होकर भारत में प्रवेश मिलता था, यानी उनको सिंधु नदी से होकर गुजरना पड़ता था बच्चों। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे बच्चों। सिंधु नदी से होकर गुजरना पड़ता था। तो जब ईरानी लोग भारत आया करते थे तो सिंधु नदी से होकर उनको गुजरना पड़ता था। तो ये लोग सिंधु के जो आसपास का भाग है या सिंधु जो लोग हैं उनको सिंधु ना कहकर ये लोग ईरानी लोग जो है हिंदू बोला करते थे। कारण क्या है बच्चों? ये लोग सिंधु को क्या बोला करते थे बच्चों? सिंधु को सिंधु ना बोलकर ये लोग जो है हिंदू बोला करते थे। अब ये हिंदू क्यों बोला करते थे बच्चों? क्योंकि इनका जो सा है, सा की जगह ये लोग हा बोला करते थे और धा की जगह ये लोग दा बोला करते थे। तो जब बच्चों ये सा की जगह हा बोलेंगे तो ये सी, सिंधु की जगह सी की जगह ही हो जाएगा, और धा की जगह दा बोलेंगे तो धू बोल रहे हैं सिंधु, तो ये हिंदू बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है जब ये सिंधु बोलते तो हिंदू इनकी आवाज निकला करती थी। तो बच्चों इसके बाद हिंदू से एक शब्द बनता है, हिंदू से आपका बाद में हिंदवी शब्द बन जाता है, और हिंदवी से फाइनली जाकर बच्चों आपका एक शब्द बनता है हिंदी। तो बच्चों हिंदी की उत्पत्ति आपके इस तरह से हो रही है। तो आप समझ रहे हैं ईरान के अंदर फारसी भाषा बोली जाती है। तो इस तरह से ईरानी लोगों ने जो है सिंधु को हिंदू बोला और हिंदू से गुजरते हुए आपका हिंदी का निर्माण हो रहा है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हो रही है। तो इसलिए बच्चों ये फारसी भाषा का शब्द कहा जाता है। तो पहला प्रश्न बच्चों आप सब ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में हिंदी किस भाषा का शब्द है तो बच्चों ये फारसी
भाषा का शब्द है। तो इतनी बात हर एक बच्चा समझ पाया होगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा पॉइंट जो बनता है बच्चों वो क्या बनता है, फटाफट से अगर हम लोग बात करेंगे, हिंदी की लिपि क्या है ना। ये भी प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है। आप देखेंगे किताब उठाकर तो आप देखेंगे हिंदी की लिपि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रही है। तो बच्चों अगर मैं लिपि की बात करूं, हिंदी की लिपि क्या है, तो बच्चों लिपि क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, हिंदी के जो वर्ण हैं या किसी भी भाषा के जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, या आप हिंदी के अलावा किसी भी हिंदी या कोई भी और भाषा को जिस रूप में लिखते हैं, जो जिस रूप में लिखा जाता है वो आपका लिपि कहलाती है ना। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात, जिन संकेतों का, जिन सिंबल का, जिन वर्णों का लिखने में आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी लिपि कहलाती है। तो अगर मैं बात करूं सिंपल तौर पर, तो हिंदी की लिपि, ध्यान रखेंगे बच्चों प्रश्न पूछा गया है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि है। कई एग्जाम में प्रश्न बच्चों ये पूछा जाता रहा है। इसके बाद बच्चों अगर मान लीजिए, हालांकि हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं लेकिन कई प्रश्न और भी पूछे गए हैं, जैसे अंग्रेजी की अगर लिपि पूछे आपसे तो मैं आपको लिखा दे रहा हूं, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अंग्रेजी की जो लिपि है बच्चों वो रोमन लिपि है। क्या है, रोमन लिपि। अगर आपसे पंजाबी की बच्चों पूछा जाए तो पंजाबी की जो लिपि है बच्चों वो आपका गुरुमुखी, गुरुमुखी। तो अगर पंजाबी की लिपि पूछी जाए तो गुरुमुखी है। तो मैंने यहां पर हिंदी के साथ में आपकी अंग्रेजी और पंजाबी की भी लिपि यहां पर बच्चों कवर कर दी है। तो क्या बच्चे इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। अब बच्चों होता क्या, जैसे हम लोग का परिवार होता है तो उसमें कई सदस्य होते हैं, यानी कई सदस्यों से, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, है ना, चाचा चाची, और भी सदस्य परिवार में होते हैं। तो कई सदस्यों से मिलकर आपका परिवार बनता है। ठीक उसी प्रकार कई भाषाओं से मिलकर आपका भाषाओं का परिवार बनता है। ठीक है बच्चों, भाषाओं का आपका परिवार बनता है। तो छोटी सी बात समझेंगे, अगर आपसे पूछा जाए ये जो हिंदी भाषा है वो किस परिवार का हिस्सा है ना, तो ध्यान रखेंगे बच्चों भारोपीय परिवार। तो हिंदी भाषा आपका भारोपीय परिवार में आती है, भारोपीय परिवार, ये बच्चों ध्यान रखेंगे। तो अगर भाषाओं के परिवार की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो हिंदी भाषा आपका भारोपीय परिवार का हिस्सा है। तो ये बात हर एक बच्चा यहां तक समझ पा रहा होगा। तो मैंने लगभग यहां पर छोटी छोटी मगर मोटी बातें यहां पर कवर करने की बात करी है बच्चों। आप बच्चों को, हर एक बच्चे को समझ में यहां तक आ चुका होगा। अब बच्चों मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात करूं यहां पर कि जो है ये बात तो समझ आई कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे करके हुई, हिंदी किस भाषा का शब्द है, इसकी लिपि क्या है, ठीक है, ये सब हमने जानने की कोशिश करी है। अगर हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो अगर हिंदी समझ लिया हमने कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो भाषा का भी समझना जरूरी है कि भाषा क्या होती है। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाएंगे भाषा। तो भाषा क्या है बच्चों, सबसे पहले अगर भाषा को हम लोग समझना चाहें तो भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत के बच्चों, संस्कृत की धातु है, क्या, संस्कृत की भाष धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई है बच्चों। ठीक है, संस्कृत का एक भाष धातु है, उससे किसकी उत्पत्ति हुई है, भाषा की उत्पत्ति हुई है। और इसका जो अर्थ है भाष का, ठीक है, भाष का जो अर्थ है आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब होता है बोलना या फिर व्यक्त करना, बोलना या फिर व्यक्त करना। तो इसका मतलब बच्चों यहां से आप निकाल सकते हैं कि अगर हम कोई बात किसी के सामने बोलते हैं तो वो हमारी बात समझ जाता है, या फिर किसी ने आपके सामने आपसे कुछ कहा तो उसने आपकी बात समझ ली। यानी अगर मैं सिंपल तौर पर आपको ऐसा कहूं कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाषा का उस समय इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब आप अपने विचार किसी के सामने रख रहे होते हैं, या आपके सामने वाला आपके सामने अपने विचार रख रहा होता है। तो बच्चों अगर सिंपल तौर पर समझा जाए तो भाषा एक ऐसा साधन है बच्चों, लिख लेंगे आप, नोट कर लेंगे, भाषा एक ऐसा साधन है जिसका इस्तेमाल बच्चों आप अपने विचारों, ठीक है, एक साधन है जिसका प्रयोग, लिख लीजिएगा बच्चों, जिसका प्रयोग
विचारों के आदान प्रदान में किया जाता है, विचारों के आदान प्रदान में किया जाता है। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान। तो हर एक बच्चे को यहां पर समझ में आ गई होगी, है ना। प्रयोग विचारों का आदान प्रदान के लिए किया जाता है, मतलब सिंपल सा बच्चों समझ में हर एक बच्चे को आ गया होगा। ठीक है, मतलब क्या है, भाषा एक ऐसा साधन है जिसमें आप अपने विचारों का, अपनी बातों को आदान प्रदान करते हैं। आप किसी से कहते हैं, वो समझ जाया करता है, फिर वो आपसे कहता है, फिर आप समझ जाया करते हैं। तो ये बेटा क्या है, आपकी भाषा है। जिस साधन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी क्या है बेटा, भाषा है। तो ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा हिंदी भाषा फिर क्या है, ठीक है, यानी सिंपल तौर पर हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे करके हुई है और किन किन भाषाओं से होकर आपकी गुजरी है, तब जाकर आपकी हिंदी भाषा बनी है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर बच्चों में आपसे बात करूं तो सभी भाषाओं की जननी, है ना, या हम कहें सभी भाषाओं की जो उत्पत्ति हुई है वो आपका संस्कृत भाषा से हुई है। किससे हुई है बच्चों, संस्कृत भाषा से सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भाषा अस्तित्व में आती है वो संस्कृत की बात कर रहे हैं। तो संस्कृत का जो समय रहा है बच्चों वो रहा है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, यह आपका संस्कृत का समय रहा है। एक्चुअल में अगर बात करी जाए बच्चों तो संस्कृत में आपके वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इस तरह के ग्रंथ लिखे गए हैं। और आप सब बच्चे इस बात को भी शायद जानते होंगे कि जो वेद लिखे गए हैं वो आपके देवताओं के द्वारा, खासतौर पर ब्रह्मा जी द्वारा संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं वेद। तो इसी वजह से संस्कृत को बच्चों देव भाषा भी कहा जाता है, संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, और संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। छोटे छोटे पॉइंट है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, सभी भाषाओं की जननी। तो बच्चे आप इसको अच्छे से नोट कर लो, सभी भाषाओं की जननी भी इसको बच्चों कहा जाता है। तो क्या आप इतनी बात हर एक बच्चा समझ पाया? इतनी बात सब बच्चों ने यहां तक नोट कर ली होगी। ठीक है, और इसको हम बच्चों बात करें तो इसको प्राचीन भाषा भी कह देते हैं। ठीक है, इसको हम प्राचीन भाषा भी कह देते हैं। तो कई सारे प्रश्न यहां से बच्चों बनते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर बात करें सभी भाषाओं का जो जन्म हुआ है वो किस भाषा से हुआ बेटा, संस्कृत से हुआ है। क्योंकि वेद, पुराण, है ना, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इस तरह के ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए। और आप वेद की बात करते तो वेद ब्रह्मा जी द्वारा लिखे गए हैं, तो इस वजह से इसको देव भाषा या देवीय भाषा भी इसको कहा जाता है। ठीक, संस्कृत भाषा से बच्चों उत्पत्ति हुई है। संस्कृत भाषा के बाद आती है बच्चों पाली भाषा, और ये उस समय का दौर की बात हम लोग कर रहे हैं जब आपका बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है, बौद्ध धर्म आपका अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके समय की बात करूं तो ये 500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1 ईस्वी तक जो समय रहा है ये पाली भाषा का समय रहा है। और इस समय बेटा बौद्ध धर्म का ये समय आप सब समझते होंगे। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें, बहुत सिंपल सी बात समझने की कोशिश करेंगे, संस्कृत भाषा आप देखते तो आज भी बहुत कम लोगों को संस्कृत आती है। तो संस्कृत भाषा जो है बेटा थोड़ी सी कठिन भाषा जानी जाती है। इसकी वजह से जो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म ने संस्कृत को ना अपनाकर उस समय जो भाषा चर्चा में थी, है ना, उस समय जो लोगों के बीच भाषा प्रचलित थी, उस भाषा का उपयोग किया अपने उपदेशों को देने के लिए। अपने ग्रंथों में भी पाली भाषा का इस्तेमाल किया। तो उस समय बच्चों जो चर्चित भाषा रही है वो पाली भाषा रही है। तो पाली भाषा में ही गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए हैं और ग्रंथों को भी बौद्ध धर्म के अंदर पाली भाषा के अंदर पाली भाषा में लिखा गया है। कारण बच्चों यही है कि आसानी से सभी जो मानव है उनके पास अपने उपदेशों को पहुंचाया जा सके, इसलिए उन्होंने पाली भाषा का इस्तेमाल किया। और इसको बेटा प्रथम देशीय भाषा भी कहा जाता है। प्रथम देशी भाषा, ये ध्यान रखेंगे। प्रथम देशी भाषा अगर पूछा जाए बच्चों तो कौन सी है बच्चों, पाली भाषा है। इसके बाद पाली भाषा के बाद बच्चों उत्पत्ति होती है, पाली भाषा से उत्पत्ति होती है
प्राकृत भाषा की। ठीक है, प्राकृत भाषा की उत्पत्ति होती है किससे? पाली से। और बच्चों ये समय है आपका 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का समय रहा है ये। और ये समय बच्चों हम बात कर रहे हैं तो इस समय जैन धर्म द्वारा ये प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जैन धर्म द्वारा प्राकृत भाषा का इस्तेमाल बच्चों किया गया है। ठीक है, तो जैन धर्म में इनका ग्रंथ है ना आगम, है ना। अगर बौद्ध धर्म का है त्रिपिटक, ये ध्यान रखेंगे बच्चों, त्रिपिटक ग्रंथ है इनका। ठीक है, और इनका जो ग्रंथ है बच्चों कौन सा है? आगम। तो इन्होंने क्या है इसमें जो है इन्होंने पाली भाषा त्रिपिटक में इस्तेमाल की है और प्राकृत में आगम लिखा गया है। तो बच्चे इस बात को सब बच्चे समझ पा रहे होंगे। इसके बाद बच्चों बात होती है जो नेक्स्ट भाषा उत्पत्ति हो रही है, ये हो रही है आपका अपभ्रंश। अपभ्रंश, टूटा फूटा रूप ऐसे बोल सकते हैं। तो प्राकृत का टूटा फूटा रूप जिसको अपभ्रंश है ना कहा जाएगा बच्चों। और अपभ्रंश की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो इस बात को समझना होगा, इसी का ही एक भाग है सौरसेनी। तो ये भी बच्चों साथ में ब्रैकेट में नोट कर लेंगे, सौरसेनी। तो सौरसेनी अपभ्रंश बच्चों इसको हम कह सकते हैं। और इसका जो समय रहा है बच्चों 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, ये आपका समय इसका रहा है। तो प्राकृत से बन जाती है आपकी क्या? अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश इसको हम लोग कह सकते हैं। और इसके बाद अपभ्रंश से बच्चों उत्पत्ति हुई है बच्चों हिंदी की, ये प्राचीन हिंदी कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो किससे हुई है? अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। और इसका समय बच्चों क्या है? 1000 ईस्वी से लेकर अभी तक जो है वर्तमान तक हमारी ये चल रही है। तो बच्चे क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? सबसे पहले संस्कृत आई, इसके बाद पाली, इसके बाद प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश से बनी है आपकी क्या? हिंदी। तो इस बात को समझ पाए होंगे। अब यहां से बच्चों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, जननी, अगर आपसे सबसे पहला बच्चों प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी की जननी कौन है या कौन सी भाषा हिंदी की जननी, तो बच्चों ध्यान रखेंगे बहुत बार इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हिंदी की जननी बोला जाए तो अपभ्रंश, क्या बच्चों? अपभ्रंश। ठीक है, क्योंकि अपभ्रंश से जो उत्पत्ति हुई है वो किसकी हुई है? हिंदी की हुई है, इसलिए अपभ्रंश को बच्चों हिंदी की जननी कहा जाता है। लेकिन इन सब भाषाओं की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से। तो अगर आपसे पूछा जाए हिंदी की आदि जननी, है ना, आदि जननी बोला जाए बच्चों, तो आदि जननी किसे बोलेंगे बच्चों? संस्कृत को बोलेंगे। तो इस पॉइंट को बच्चा भी नोट कर लेंगे अच्छे से। तो आदि जननी बच्चों संस्कृत को कहा जाता है। बताओ, तो हर एक बच्चे को मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक हर एक पॉइंट अच्छे से कवर हो गया होगा। बहुत शानदार ढंग से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है, टू द पॉइंट चीज़ें रखी हैं, तो सब बच्चों को यहाँ तक समझ में चीज़ें आ रही होंगी बच्चों। अगर आपको क्लास पसंद आ रही बेटा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में इस क्लास को शेयर कीजिए, जिससे और बच्चे जो अन्य बच्चे हैं उनको भी इस क्लास से फायदा हो सके बच्चों। आइए अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब बात करेंगे बेटा संवैधानिक दर्जा की हिंदी के। ठीक है, अब बात करेंगे जो हमारी हिंदी है वो राष्ट्रभाषा है या फिर राजभाषा है। ठीक है, या फिर अगर बात करें बच्चों तो राज्यभाषा है। तो सबसे पहले या छोटा सा इसको डाउट को क्लियर कर लेते हैं बच्चों, फिर हम संवैधानिक दर्जा पे जाएंगे। देखिए, एक चीज होती है बच्चों राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा, दूसरा राज्यभाषा, और दूसरा अगर तीसरा हम बात करें तो राजभाषा। तो बच्चा अगर हम बात करें राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? संपूर्ण राष्ट्र द्वारा जो भाषा बोली जाती है, यानी पूरे देश द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो आपकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय बात यह आई कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा घोषित करें या राष्ट्रभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा दें या ना दें। तो आपस में विचार विमर्श हो रहा था। तो बात ये निकल के आई, अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बोल रहे हैं या हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए तो क्या आप किस बेस पर दोगे, किस आधार पर दोगे? क्योंकि हिंदी, हाँ ये बात सच है कि हिंदी जो है भारत के अधिकतर हिस्से में हिंदी बोली जाती है, लेकिन पूरे भारत में हिंदी नहीं बोली जाती है ना। तो पूरे भारत में अगर हिंदी नहीं बोली जाती, हमारे पूरे देश में अगर हिंदी नहीं बोली जाती है तो हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं घोषित कर सकते। तो बच्चों हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बोला गया। अगर ये भी ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो हमारा भारत है
उसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है बच्चों। इस बात को अच्छे से बच्चों समझ लेंगे। दूसरी बात बच्चों, राज्य भाषा। तो राज्य भाषा कहलाती है जिस राज्य द्वारा, है ना, किसी राज्य द्वारा जो भाषा बोली जा रही होती है वो राज्य भाषा कहलाती है। ठीक है, तो हिंदी को, क्योंकि आप जानते हो कि भारत में अलग अलग राज्य हैं, तो राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसलिए इसको राज्य भाषा का भी दर्जा नहीं दिया जा रहा। तो कहने का मतलब बच्चों क्या है, इसको राजभाषा का दर्जा। राजभाषा का मतलब होता है सरकारी जो कामकाज होता है वो आपका जिस भाषा में होता है वो राजभाषा कहलाती है। तो उन्होंने कहा हम राष्ट्रभाषा तो नहीं बोल पा रहे, ठीक है, राष्ट्रभाषा तो इसको घोषित नहीं कर पा रहे, लेकिन हम हिंदी को राजभाषा घोषित कर लेते हैं। तो बच्चों हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, या हम कहें सिंपल तौर पर संवैधानिक जो दर्जा मिला है राजभाषा के रूप में। ध्यान रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक दर्जा राजभाषा के रूप में कब मिला है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया बच्चों। तो इस प्रश्न को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो अगर आप पूछा जाए संवैधानिक दर्जा, है ना, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा कब मिला है, तो 14 सितंबर 1949 को। इसी कारण बस 14 सितंबर को बेटा संवैधानिक दर्जा मिला, इसी कारण बस बेटा 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है ना बच्चों। हिंदी दिवस आप समझते होंगे, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, कई एग्जाम में देखेंगे आप, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से अगर बात करूं, एक प्रश्न और बनता है कि भाई ठीक है ये तो हिंदी दिवस हो गया, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी बच्चों ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। आप देखेंगे कई एग्जाम में पूछा गया है, तो 10 जनवरी को बच्चों विश्व हिंदी दिवस बच्चों मनाया जाता है। तो इतनी बात हर एक बच्चा यहाँ तक समझ पा रहा होगा। अब बात बच्चों ये आती है कि संविधान में अगर हम इसको राजभाषा का दर्जा दे रहे हैं, ठीक है, तो राजभाषा से संबंधित बेटा अनुच्छेद और भाग पूछे जाते हैं। राजभाषा से संबंधित बेटा अगर अनुच्छेद की बात करें, भाग की बात करें, तो राजभाषा से संबंधित जो बेटा भाग है, तो भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित है। और ये राजभाषा से संबंधित अगर बेटा अनुच्छेद की हम लोग बात करें तो 343 से लेकर 351 तक ये आपकी जो अनुच्छेद है बच्चों, ये आपके राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं। और अगर अनुसूची पूछी जाए कि हिंदी को किस अनुसूची में रखा गया है, तो बच्चों अनुसूची कौन सी बच्चों, अनुसूची है आपकी कौन सी, 8। तो 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद कौन सा है, 343 से लेकर 351 राजभाषा संबंधित है, और भाग कौन सा है बच्चों, 17 है। और एक छोटी सी बच्चों बात ध्यान रखेंगे, आपका जो 343 अनुच्छेद है, 343 जो अनुच्छेद है, पहला जो पार्ट है, पहला जो 343 फर्स्ट पार्ट है, तो उसमें बच्चों क्या बोला गया है, जो संघ है यानी भारत का जो संघ है, भारत को हम संघ बोलते हैं, तो भारत जो संघ है उसकी राजभाषा क्या होगी, राजभाषा हिंदी होगी, ये बोला गया अनुच्छेद में, राजभाषा हिंदी, तथा इसकी लिपि इसकी क्या होगी बच्चों, देवनागरी होगी। ये अनुच्छेद 343 का जो पहला पार्ट है उसमें बच्चों बोला गया है लिपि देवनागरी होगी। तो ये संवैधानिक दर्जा मिला गया राजभाषा के रूप में, सब बच्चों को समझ में आ रही हो, देवनागरी, लिपि देवनागरी होगी। ये अनुच्छेद कौन सा है, 343। जरूरी नहीं बच्चों 343 का फर्स्ट लिखा हो, 343 भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो बच्चों क्या आप इन सब बातों को बेहतर तरीके से बच्चे समझ पा रहे होंगे। अब यहां तक बताओ सब बातें बच्चों को समझ में आ गई, हमने हर एक पॉइंट को बहुत शानदार तरीके से कवर करने का प्रयास किया है। तो समझ में आएगा राजभाषा क्या, राजभाषा का मतलब जो राजकाज की जो भाषा होती, प्रशासन की जो भाषा होती है वो राजभाषा आपकी कहलाई जाती है। तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने कई पॉइंट यहाँ से कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी अपनी तैयारी को 4 चांद लगाने में। अगर क्लास पसंद आए बच्चों तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि बच्चों अगर आपको कुछ समझ में आए तभी तो पढ़ाने का फ़ायदा होता है। तो उम्मीद तो बिल्कुल है कि आपको क्लास समझ में आई होगी, ऐसा नहीं हो सकता क्लास समझ में ना आए।
और क्लास पसंद भी आपको आई होगी तो लाइक जरूर करेंगे बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और इसको जरूर शेयर करेंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने 2 शब्द जरूर बोलिएगा इस छोटी सी क्लास के बारे में बच्चों। और अगली क्लास जो होगी वो सामान्य परिचय से संबंधित और होगी, जिसमें हम लोग हिंदी की उपभाषाएं है ना, उपभाषा और इसकी बोलियां, उस पर आधारित छोटा सा वीडियो और लेकर आएंगे। वहां से बच्चों भी कई एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आप तैयारी करते रहिए, हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि आप कुछ ना कुछ देते रहें, है ना। तो बाकी सब कुछ बहुत शानदार चल रहा है बच्चों, आप तैयारी करिए, बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं बच्चों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।